अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है? ओके, आज का जो हमारा है, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। हमारा जो आज का लेक्चर है, वी विल बी डूइंग द अप्लाइड एनाटॉमी। वी हैव डन द एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट, इसके मसल्स भी हमने कर लिए हैं। आपने फेमरल ट्रायंगल कर लिए, डक्टर कैनाल कर ली, वी हैव डन द arteries and the nerves and neurovasculature. So अभी हमारे पास जो सही वक्त है ना, सो वी हैव टू डू दी अप्लाइड एनाटॉमी। ओके, सो अप्लाइड एनाटॉमी यहाँ की जो आएगी उसमें ऑब्वियसली बोन्स की भी होगी, सॉफ्ट टिश्यूज की भी होगी। तो बोन की जो अप्लाइड एनाटॉमी, बोन यहाँ पे है फीमर हमारे पास, तो वी विल बी डूइंग दी फ्रैक्चर ऑफ फीमर, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो काफी लंबे चौड़े फ्रैक्चर्स होते हैं। फीमर इज अ बिग बोन और उसके फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो तरह तरह के होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है वो हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लोअर लिम्ब में इंजरीज आती है ना, सॉफ्ट टिश्यू एज वेल एज बोन की जो ज्यादा इंजरीज हमारे पास होती हैं वो गेम्स की वजह से होती हैं। प्लेयर्स, एथलीट्स, इनकी जो इंजरीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। जाहिर है एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होती है, कंट्यूजन्स, लैसरेशंस तो वैसे भी होती हैं। मसल स्ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेचिंग, मसल्स के बीच में फाइबर्स का ब्रेकअप होना और उनके अंदर फिर या कोई आर्टरी, छोटी कैपिलरीज रप्चर हो गई हैं तो वहाँ हीमाटोमा बन गया है। उसके अलावा लिगामेंट स्ट्रेन्स हमारे पास बहुत होते हैं लोअर लिम्ब में। फ्रैक्चर्स के अलावा ये सब चीजें होती हैं हमारे पास। तो और एवल्जन फ्रैक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिगामेंट जो है अलोंग विद द बोन इट टेयर्स ऑफ, तो वो एवल्जन फ्रैक्चर्स होते हैं। इस तरह की चीजें बहुत होती हैं हमारे पास। सो पॉइंट वाइज हम शुरू करते हैं, नंबर वाइज जो इस तरह बुक में दिए हुए हैं वो मैं साथ साथ आप में ये आपको करवाती हूँ केएलएम के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो एडिशनल स्नेल में होती हैं वो भी आई ऐड इन दिस अप्लाइड एनाटॉमी आल्सो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाता है हिप एंड थाई कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स क्या होती हैं? कंट्यूजन्स होती हैं, लैसरेशंस होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको थोड़ी सी स्किन, जब आप पढ़ेंगे तो स्किन की लैसरेशन में क्या होता है कि ऊपर से स्किन की स्क्रैपिंग ऑफ हो गई है हल्की सी, या थोड़ी सी उसमें ब्लीडिंग हो गई है। कंट्यूजन्स में ये होता है कि आपकी कोई किसी मसल में कोई स्ट्रेचिंग हो गई है, ये वहां उसके अंदर कोई आर्टरी ब्लीड कर गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा ये होती है हिप के रीजन में अगर ये हो, तो ये पर्टिकुलरली एक ये टर्म है हिप पॉइंटर। सो हिप पॉइंटर मींस के पॉइंट ऑफ हिप, ये सार्टोरियस मसल, और पर्टिकुलरली कहते हैं कि क्वाड्रिसेप्स जो है, क्वाड्रिसेप्स का कौन सा वाला पोर्शन, रेक्टस फ्यूमोरस जो है वो हिप बोन पे अटैच होता है। सो इन एरियाज पे अगर इन मसल्स की बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो तो ये एरियाज जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे पेन होती है, तो इनको हम कहते हैं हिप पॉइंटर्स। प्लस इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट इज द एरिया जहाँ पे विच इज एक्चुअली वी सिट ऑन द इलियक क्रेस्ट। जो इलियक क्रेस्ट, सॉरी, वो स्किल ट्यूबरोसिटी होती है, स्किल ट्यूबरोसिटी के ऊपर वी सिट ऑन द स्किल ट्यूबरोसिटी। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमने अभी पढ़ी नहीं है जो ग्लूटियल रीजन, तो ये मेरे माइंड में आ गया। लेकिन ये है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे स्ट्रेस होता है, ये वो वाला स्किल ट्यूबरोसिटी वाला एरिया होता है, या ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जहाँ पे उसके नीचे ये सार्टोरियस अटैच होता है, फिर ये इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन जहाँ पे रेक्टस फिमोरस अटैच हो, ये पॉइंट्स जो होते हैं दीज आर द पॉइंटर्स जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो सकती है, या बहुत ज्यादा उस पे पर्सन फॉल्स, तो वो ये जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, रफ हो जाती हैं, पेनफुल होती हैं, तो ये हिप पॉइंटर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और टर्म इसमें आती है, चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का मतलब है कोई इंडिविजुअल मसल जो है उसके अंदर स्ट्रेन हो, या उसके अंदर हिमाटोमा बन जाए, आर्टरी रप्चर हो गई है, हिमाटोमा बन गया है, तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं चार्लीज हॉर्स। और ये लोकलाइज है, क्योंकि एक मसल में होता है, इंडिविजुअल मसल में होता है, तो ये लोकलाइज्ड एरिया होता है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। तो हिप इंजरीज, कंट्यूजन्स, लैसरेशंस,
ये बहुत ज्यादा कॉमन है लोअर लिम्ब में। थाई कंट्यूजन होगी, क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है फेमरल शीथ, आपने पढ़ लिया फेमरल शीथ होती क्या है। फेमरल शीथ जो है दिस इज फॉर्म बाय ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, और ये ट्रांसवर्सैलिस फेशिया जो है ये कवर कर लेता है, एनवेलप कर लेता है फेमरल आर्टरी वेन, और इमीडिएटली जो इसके मीडियल साइड पे फेमरल कैनाल इसे हम कहते हैं। तो इन चीजों को आपने अब फेमरल शीथ तो पढ़ लिए, तो ये जो फॉर्मेशन होती है फेमरल शीथ की, इट लीव्स आउट द फेमरल नर्व। ये भी आपने शायद पॉइंट पढ़ लिया होगा कि फेमरल नर्व जो है ये फेमरल शीथ में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्रांसवर्सैलिस फेशिया जो है दैट इज एंटीरियर टू द फेमरल नर्व, ठीक है। और जो फेमरल नर्व है, आपको पता है नर्व्स तो ये वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामन से ये निकलेंगी एंटीरियर रेमाए, और वहां ये स्ट्रेस मेजर के अंदर ये लंबर प्लेक्सस बनता है, और वहां से फेमरल नर्व जो है वो उसकी ब्रांच है, L2, 3, 4 इसकी रूट वैल्यू है। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर पोस्टीरियर टू द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, तो ये पोस्टीरियर से आती हैं। तो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया जब कवर करता है एंटीरियरली, तो वो एंटीरियर उसकी जो चीजें पड़ी होती हैं विच इज द फेमरल आर्टरी वेन, उनको कवर करता है। तो ये तो उसके पोस्टीरियर साइड पे होती है, इसलिए इसको कवर नहीं करता। तो फेमरल शीथ जो है डज नॉट कवर द फेमरल नर्व। अब फेमरल हर्निया में क्या होता है, आपने जो पढ़ लिया है, दिस इज फॉर एग्जांपल ये फेमरल शीथ का एरिया है ना, ठीक है। ये फेमरल नर्व इधर जा रही है, तो ये फेमरल शीथ के एरिया में इमीडिएटली लैटरल जो है आपके इसकी कंपार्टमेंट में आ जाती है फेमरल आर्टरी, मीडियल टू दैट इज फेमरल वेन, एंड मीडियल टू दैट इज द फेमरल कैनाल। यहाँ पे फेमरल कैनाल होती है, और फेमरल कैनाल को यहाँ जो उसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द फेमरल कैनाल इज कॉल्ड द फेमरल रिंग, और इस रिंग को जो कवर करता है फेशिया, थिकन फेशिया, उसको हम कहते हैं फेमरल सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ पे दिस एरिया, इसके ऊपर जो होता है ये एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं, तो इंटेस्टाइन्स जो है इस फेमरल सेप्टम को इसके फेमरल रिंग के थ्रू इट पासेस, और यहाँ से ये नीचे आ जाता है फेमरल कैनाल के थ्रू, एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द सेफनस ओपनिंग। तो ये फेमरल हर्निया होता है। Now saphenous opening is below and lateral to the pubic tubercle. ये आपको पता है, हमने पढ़ी थी इसकी पोजीशन। Saphenous opening is the opening in the fascia lata below and lateral to the pubic tubercle. तो होता क्या है कि जब फेमरल हर्निया यहाँ से आता है तो इट गोज डाउन बिकॉज दिस इज अ नैरो ओपनिंग। तो यहाँ पे ये जो इसका मार्जिन है ना, इसकी फेमरल ओपनिंग की आपने पढ़ी होंगी, इसके क्या मार्जिन है। तो इसका जो मीडियल मार्जिन है इसको हम कहते हैं लेक्यूनर लिगामेंट। दिस लेक्यूनर लिगामेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, स्टिफ सी लिगामेंट है। तो यहाँ इसकी वजह से ये फेमरल जो है ये स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, बिकॉज ये नैरो एरिया है, यहाँ नैरो एरिया से ये गुजर रहा है फेमरल हर्निया। और जब व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सेफनस ओपनिंग तो ये इसको एक खुली जगह मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, ये हम एंड में जाके मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अगर स्वेलिंग होती है इस एरिया में तो हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। हमें फेमरल हर्निया भी कंसिडर करना है, हमें इन्ग्वाइनल हर्निया भी कंसिडर करना है, हमें सेफनस वेरेक्स भी कंसिडर करना है, एनलार्ज इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी, वो अभी हम देखते हैं कि जिससे ये स्वेलिंग दिखाई हुई है। तो अगर पेशेंट इधर स्वेलिंग के साथ आता है तो हमने सीधा सीधा ये नहीं कह देना कि ये फेमरल हर्निया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको हमने कंसिडर करनी है। तो एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमरल हर्निया। फेमरल हर्निया पासेस थ्रू दिस फेमरल रिंग। और हर्निया क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट्स, उनके प्रोट्रूजन ऑफ दीज कंटेंट्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये फेमरल रिंग के अंदर जाएगा, फेमरल कैनाल के थ्रू इट इज गोइंग टू कम आउट थ्रू द सेफनस ओपनिंग। सो दिस इज फेमरल हर्निया। अब फेमरल हर्निया होता क्या है कि फेमरल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज इट मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ वाइडर पेल्विस ऑफ द फीमेल्स। तो ये फेमरल हर्निया इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ द वाइडर पेल्विस। और एक इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है कि इट इज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रैंगुलेशन, व्हाट इज स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हर्निया, ये मैं आपको पहले बताया है। स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हर्निया इज कि यहाँ पे आके हर्निया जो है, अब आपने देखा है कि ये कंटेंट्स इधर आ गए हैं, तो ये जो स्टिफ इसकी मीडियल मार्जिन है
ये इसकी स्ट्रैंगुलेशन क्या होती है, इसकी आर्टेरियल सप्लाई, इसकी वेनस ड्रेनेज, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रैंगुलेट हो जाता है यहाँ पे, यू नो स्ट्रैंगुलेशन इसकी, इसको ये बंद करना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बिकम्स वेरी पेनफुल। और जब ये स्ट्रैंगुलेशन, कोई भी स्ट्रैंगुलेशन होती है किसी भी हर्निया में, किसी भी टाइप में, तो इट बिकम्स पेनफुल, और ये वाला एरिया जो है सारा गैंग्रीनस हो जाता है और बहुत डेंजरस हो जाता है वो फिर। सो हमें ये करना होता है कि स्ट्रैंगुलेशन से पहले पहले इसको हम रिड्यूस करते हैं, यानी इसको हम कंटेंट्स को वापस एब्डोमेन में पुश कर देते हैं। वी डोंट वांट टू कट दिस कंटेंट, ये इंटेस्टाइन हमने काट दिया तो बड़ा ही मसला हो जाता है। सो हम इसको रिड्यूस करते हैं, जो भी हर्निया होता है, जो भी बिस्तरा होता है जो हर्निएट कर गया है, वी हैव टू रिड्यूस दैट, और फिर जहां से वो आ रहा है उस एरिया को हम स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि ये वहां से हर्निया दोबारा ना बने। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस फेमरल रिंग को जो क्लोज कर रहा है दैट इज द सेप्टम। इस सेप्टम को हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ से कोई विस्टा जो है वो हर्निएट ना कर जाए। तो ये पॉइंट आपको अभी तक समझ आया है? फेमरल हर्निया समझ आ गया आपको? बिकॉज ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क, इसके छोटे छोटे ये क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के, कि फीमेल्स में क्यों कॉमन होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, तो क्या होता है, क्यों हो जाता है स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, रिपीट मैं कर देती हूँ। फेमरल हर्निया जो है, इट इज द हर्निया विच कम्स आउट, दिस द फेमरल हर्निया। हर्निया बेसिकली होता क्या है, इट इज प्रोट्रूजन ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट्स थ्रू एनी वीक स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द फेमरल कैनाल विच इज द मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ द फेमरल शीथ, और इसकी यहाँ पे जो एंट्रेंस है फेमरल कैनाल की, दैट इज द फेमरल रिंग। ये मार्जिन जो है इसको हम कहते हैं फेमरल रिंग, एंड दिस एंट्रेंस इज क्लोज्ड बाय थिकनिंग ऑफ एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट, जिसको हम कहते हैं फेमरल सेप्टम। अब यहाँ पे किसी वजह से अगर वीकनेस हो जाती है तो सेप्टम के थ्रू ये इंटेस्टाइन हर्निएट करके बाहर आ जाते हैं, दे एंटर द फेमरल कैनाल एरिया। और फेमरल कैनाल में होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े बहुत लिम्फ नोड्स होते हैं, बाकी तो उसके अंदर ऐसा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ फेमरल कैनाल के थ्रू इट कम्स डाउन एंड देन कम्स आउट थ्रू द सेफनस ओपनिंग। अब सेफनस ओपनिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग पड़ी हुई है, तो ये एरिया जो है ये नैरो है, और यहाँ से आके इसको ओपनिंग मिल जाती है जहां वो आके फिर से थोड़ी सी रिलीफ हो जाता है। अब दिस एरिया जहां पे ये नैरो है, यहाँ पे ये स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मीडियल स्ट्रॉन्ग स्टिफ लेक्यूनर लिगामेंट। तो यहाँ जब ये इसकी स्ट्रैंगुलेशन होती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि जब स्ट्रैंगुलेट होता है हर्निया तो आगे जाके इसके गैंग्रीनस होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हम रिड्यूस कर दें और फिर इस सेप्टम को बंद करें, तो ताकि ये दोबारा हर्निया ना बने। बट स्ट्रैंगुलेशन क्यों होगी, बिकॉज ऑफ दिस लेक्यूनर लिगामेंट। फीमेल में क्यों कॉमन होता है, बिकॉज ऑफ द वाइडर पेल्विस। सो दिस कवर्स द फेमरल हर्निया। So femoral hernia is below and lateral to the pubic tubercle, below and lateral to the pubic tubercle. अच्छा जी, palpation, compression and cannulation of the femoral artery. अब femoral artery हमें क्यों हम cannulate करते हैं? Arteries हम cannulate तब करते हैं when we want to reach the left side of the heart. ठीक है, left side of the heart, इसी femoral artery की जो जहाँ जिसकी ये continuation है, इसको पीछे लेके जाए तो external iliac artery है, common iliac है, aorta है, एओटा हार्ट तक पहुंच जाती है, और एओटा फिर पहुंचेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है ना, बैक साइड पे बैकवर्ड्स आप जाएं तो इसी तरह ही लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो व्हेन वी कैनुलेट द आर्टरी और पास अ कैथेटर थ्रू दिस, तो वी कैन रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो अगर हमने लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को हमने वहां की एंजियोग्राफी करनी है, कोई भी चीज करनी है, प्रेशर देखना है, तो थ्रू फेमरल आर्टरी हम इसको कैनुलेट कर सकते हैं, कैथेटर पास कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, हम फेमरल आर्टरी इस तरह जा रही है। अच्छा, अब इसको हम इसको कैसे करते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है फेमरल आर्टरी की? फेमरल आर्टरी की लोकेशन क्या है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, और आप अपना अगर लेफ्ट हैंड रखें तो दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे आप स्मॉल फिंगर रखें और थंब आपका अपना कहाँ रखेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर। तो मिडिल जो होगा, यहाँ पे आपको फेमरल आर्टरी की पल्सेशन मिल जाएगी। ठीक है,
तो फेमरल आर्टरी की पल्सेशन, और उसके और बिल्कुल मीडियल साइड पे आप देखें तो फेमरल वेन होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल में जस्ट बिलो द इन्ग्वाइनल लिगामेंट आपको, बिकॉज इन्ग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर तो वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ना, सो एज इट क्रॉसेस द इन्ग्वाइनल लिगामेंट, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, इसके नीचे जब ये आर्टरी आती है तो इसका नाम हो जाता है फेमरल आर्टरी, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और यहाँ पे क्या है, प्यूबिक टुबर्कल। इन दोनों के मिडिल में आप देखेंगे तो ये फेमरल आर्टरी, आपको इसकी पल्सेशन नजर आएगी। और अगर किसी वजह से ब्लीडिंग होती है और आपने फेमरल आर्टरी को क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे थंब रखते हैं फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स बाय द क्लॉक, ठीक है। 10 मिनट्स को अगर ब्लीडिंग हो रही है फेमरल आर्टरी से, क्योंकि वो यहाँ पे फ्रैक्चर फीमर स्पेशली होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है 2 लीटर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग। नजर नहीं आती इतनी, लेकिन होती बहुत ज्यादा है थाई के अंदर। तो आपने ब्लीडिंग किसी वजह से भी अगर हो रही है तो आपने रोकनी है, तो फेमरल आर्टरी को, दिस इज द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टुबर्कल, आप यहाँ पे थंब रखते हैं, प्रेस करते हैं, इसको बंद करते हैं, एंड 10 मिनट्स बाय द क्लॉक, ये सोच के नहीं कि बस ये अब 10 मिनट हो गए होंगे, क्लॉक से देख के 10 मिनट आप यहाँ पे रखते हैं, एंड यू कैन स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, उसको हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फेमरल वेन जो है, अगर आपने वेन में कैथेटर डालना है, व्हेन यू पास कैथेटर थ्रू वेन, तो वेन से यू कैन रीच द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि वेन जो है, फेमरल वेन, उसको बैक साइड पे लेके जाएंगे तो फेमरल आगे लेके जाएंगे तो इंफीरियर वेना केवा आ जाएगी, और इंफीरियर वेना केवा आपके राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करती है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, और वहां पे आपने कैथेटर डालना है, आपने डाई डाल के उसकी एंजियोग्राफी करनी है, तो ये आप फेमरल वेन के थ्रू कर सकते हैं। अब फेमरल वेन जो है इसकी, इट लाइज इमीडिएटली मीडियल टू द फेमरल आर्टरी, तो जब आप इसकी पल्स देख लेंगे तो उसके बिल्कुल मीडियल साइड पे आप अगर फेमरल वेन को रीच करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली मीडियल टू द फेमरल आर्टरी इज द फेमरल वेन। तो ये आपको, दिस इज हाउ यू कैन रीच द फेमरल वेन आल्सो। तो ये तो पैल्पेशन होगी, पैल्पेशन आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान कर दी, वहां पे आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और कैनुलेट भी कर सकते हैं। फेमरल वेन कैथेटराइजेशन मैंने आपको बता दिया, इमीडिएटली मीडियल टू द फेमरल आर्टरी द फेमरल वेन, और वहां पे अगर आपने कैथेटर डालना है या कैनुला डालना है तो वहां पे डाल सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सोएस एब्सेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये सोएस एब्सेस जो होता है, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्यूबरकुलस एब्सेस। अब ये जो ट्यूबरकुलस एब्सेस है, ये आता, मैं देखती हूँ इफ यू हैव अ पिक्चर ऑफ सोएस एब्सेस, सोएस एब्सेस जो है ये आता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये जो 2 वर्टिब्रा के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और जो वर्टिब्रा का ट्यूबरकुलोसिस है, इट इज वेरी कॉमन। ट्यूबरकुलोसिस एज सच इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन था पहले, बीच में कम हो गया, अब दोबारा बहुत कॉमन हो गया है। और ये ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ ये नहीं है, हम समझते हैं कि खांसी आई और उसमें ब्लड आया, हेमोप्टिसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का तो होता है, ट्यूबरकुलोसिस बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रल कॉलम, ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइन का बहुत कॉमन भी बहुत है, ये नहीं है कि कॉमन नहीं है, कॉमन भी बहुत है। अब क्या होता है, वर्टिब्रा में ये होती है, और सोएस आपको पता है इट लाइज इन फ्रंट, वर्टिब्रा से निकलता है, इट लाइज इन फ्रंट, और इसके आगे फेशिया है वो जो ट्रांसवर्सैलिस, सोएस फेशिया इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। सो सोएस फेशिया इसके आगे है। सोएस एब्सेस जो है वर्टिब्रा के थ्रू वो सोएस मेजर में आता है, देन इट कम्स डाउन, जैसे नीचे आएगा वो सोएस मेजर, आपको पता है मसल जो है नीचे आता है, इलियाकस के साथ आके लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच होता है, बिलो द इन्ग्वाइनल लिगामेंट ये आते हैं मसल्स, तो उसके साथ साथ मसल्स के साथ आते आते ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आ जाता है, ये एरिया है, यहाँ पे सोएस मेजर आ रहा होता है और यहाँ लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके नीचे नीचे ये आ रहा होता है, तो यहाँ पे आके ये एब्सेस जो है वो समटाइम्स ऑल द पस कलेक्ट्स इन दिस एरिया, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो जो मैं आपको दिखा रही थी पिक्चर इसकी फेमरल ये जो हर्निया की, तो यहाँ पे सोएस एब्सेस भी यहाँ स्वेलिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे पेशेंट स्वेलिंग की कंप्लेंट कर रहा है तो ये 2 चीजें दोनों, ये भी हो सकता है
फेमरल हर्निया भी हो सकता है, सोया सेप्सिस भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम देखते हैं अभी। सोया सेप्सिस जो है ये वहां से ट्रिकल डाउन करती है पास, और यहाँ आके स्वेलिंग कर देती है। सो एनी स्वेलिंग बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट यू हैव टू कंसीडर सोया सेप्सिस आल्सो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्यूबरकुलस, बट इट मे बी सम अदर इन्फेक्शन आल्सो। आर्थराइटिस की वजह से भी एप्सिस बन गया और यहाँ पे आ गया, तो इसको हम सोया सेप्सिस ही कहेंगे। but most of the time the infection is due to tuberculous bacillus. समझ आ रही है अभी तक आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, हमने फेमरल आर्टरी वेन की बात कर ली और हम सोयास एब्सेस की भी बात कर रहे हैं। आई वांट टू नो इफ यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर एंड इफ यू आर अवेक। ठीक है, जस्ट गिव मी योर फीडबैक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके जी, सोया सेप्सिस हो गया। उसके बाद आ जाता है पैरालिसिस ऑफ क्वाड्रिसेप्स। ना क्वाड्रिसेप्स क्या चीज होते हैं? क्वाड्रिसेप्स इज द मसल जिसके 4 पार्ट्स हैं इंटीरियर टू दी थाई रीजन। ठीक है, इसमें 4 कौन से? रेक्टस फेमोरस है, देन वी हैव दी वास्टस मीडियालिस, लैटरालिस एंड इंटरमीडियस। अब इसमें क्या होता है अगर इसका पैरालिसिस हो जाए, इसका एक्शन क्या है? इट लीड्स टू दी एक्सटेंशन ऑफ दी नी जॉइंट। एक्सटेंड होती है नी जॉइंट तो लेग जो है वो स्ट्रेट होती है। तो इसका अगर पैरालिसिस हो जाता है तो ऑब्वियसली लेग विल रिमेन और योर नी जॉइंट विल रिमेन इन अ फ्लेक्स्ड पोजीशन। जो लेग वाला एरिया है दैट इज लेग, हम पूरी लेग को नहीं कहते, थाई वो है बिटवीन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, एंड लेग इज बिटवीन द नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट। सो लेग विल रिमेन इन अ फ्लेक्स्ड पोजीशन, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्वाड्रिसेप्स जो है उसका काम ही इसको एक्सटेंड करना है। अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, उसको हम फिर कर नहीं सकेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं आपको पटेलर रिफ्लेक्स का भी बता देती हूँ कि ये पटेलर रिफ्लेक्स या नी रिफ्लेक्स हम कॉमनली उसमें करते हैं क्लिनिकल साइड पे, नी जर्क जिसे हम कहते हैं। नी जर्क में क्या होता है कि पेशेंट को वी मेक हिम सिट ऑन द साइड ऑफ अ टेबल और अ चेयर, और लेग शुड बी डैंगलिंग। लेग ये नहीं है कि उसने नीचे रखी हुई नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डैंगलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो आप उसको सुपाइन लिटा दें और फिर आप ये जर्क कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने ये क्लिनिकल हैमर लिया और इसको आप टैप करेंगे। ये पैटेलर लिगामेंट है, पैटेलर लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स होते हैं, यहाँ आके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लगते हैं। तो यहाँ पे आप टेंडन को आप टैप करेंगे और क्या होगा, अगर लेग डैंगल करिए तो एकदम ये एक्सटेंड करेगी, ये एकदम आगे इस पुश करेगी आगे को। तो दिस इज अ पॉजिटिव नी जर्क, यानी नी जर्क नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब आपने टैप किया, इसने कंट्रैक्ट किया और ये कंट्रैक्ट करेंगे तो लेग की एक्सटेंशन हो जाएगी, ये एकदम लेग जो है आगे की तरफ पुश करेगी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सुपाइन लेटा हुआ है, तो क्या होगा, या ही कैनॉट स्टैंड अप, ही कैनॉट सिट अप, लेटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ टैप करेंगे और क्वाड्रिसेप्स के ऊपर हाथ रखेंगे and you can feel the contraction of quadriceps muscle। ठीक है, तो आप, ये होता है आपका पटेलर नी जर्क या पटेलर जर्क। तो इससे आप क्या, आपको पता क्या चलता है? इससे आपको पता चलता है कि जो फेमरल नर्व है विच इज सप्लाइंग दी, it shows that it is functioning properly, plus the nerve is functioning properly also। कि एक तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, एक तो पहले जो एफरेंट है कि जब आप टैप करते हैं तो मसल के अंदर जो स्पिंडल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ना, जो स्पिंडल एक्टिवेट होंगे वहां से एफरेंट इंपल्सेस जा रहे हैं स्पाइनल सेगमेंट L2, 3, 4 में, और वहां से जो इफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं फेमरल नर्व के थ्रू जो सप्लाई करते हैं क्वाड्रिसेप्स को, वो भी नॉर्मल है। और हम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2, 3, 4 को इस तरह चेक कर रहे हैं, फेमरल नर्व को चेक कर रहे हैं और मसल भी साथ चेक हो रहा है। ठीक है ना, ये पूरा आर्क जो है ये चेक होता है। जब रिफ्लेक्स आर्क अप करते हैं, जर्क करते हैं, तो ये पूरा आर्क चेक हो रहा है। अगर इफरेंट इंपल्सेस नहीं जा रहे तो भी ये रिफ्लेक्स, एक्सक्यूज मी, ये रिफ्लेक्स नहीं हो सकेगा। अगर ये वहां स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2, 3, 4 जहां से फेमरल निकलती है जो इसको सप्लाई करती है, वो अगर नॉर्मल नहीं है तो भी ये जर्क नहीं हो पाएगा। अगर फेमरल नर्व किसी और वजह से बीच में उसकी इंजरी हुई भी नहीं है तो भी नहीं कर सकेगा, या जो मसल इटसेल्फ वो ठीक नहीं है तो भी ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो फेमरल जर्क जब हम करते हैं या पटेलर नी जर्क करते हैं तो उसमें ये चेक होता है, और स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2, 3 चेक होते हैं, क्वाड्रिसेप्स चेक होता है। ठीक है, फेमरल नर्व चेक होती है।
सो दिस इज अबाउट द पटेलर जग। अब सेफिनस वेरिक्स क्या है? सेफिनस वेन कौन सी होती है? हमारे पास दो है, एक स्मॉल है एक ग्रेट है। अब दोबारा मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इस स्वेलिंग की बार बार यहाँ पे। दिस इज द एरिया, यहाँ पे आके ग्रेट सेफिनस वेन जो है वो यहाँ पे एंटर करती है इनटू फेमरल वेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वेरिसिस हो गई है किसी वजह से ग्रेट सेफिनस वेन की, तो यहाँ पे फिर स्वेलिंग बनेगी। स्वेलिंग बनेगी ना, क्योंकि वेरिसिस में क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वेल्व्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो आहिस्ता आहिस्ता वेन्स डायलेट हो जाती हैं। तो जब वेन्स डायलेट होती हैं, उसके जो वेल्व्स काम नहीं करते, तो वहाँ स्टेसिस हो जाती है ना ब्लड की। तो जब स्टेसिस होता है ब्लड का ड्यू टू ग्रेविटी, तो बिकॉज वेल्व्स आर नॉट वर्किंग, तो वहाँ अक्यूमुलेट होता है ब्लड, आहिस्ता आहिस्ता वेन्स जो है वो डायलेट होती हैं। तो यहाँ जब डायलेट होंगी तो यहाँ स्वेलिंग बनेगी। तो एक स्वेलिंग आपकी फेमरल हर्निया की वजह से भी बन सकती है, दूसरा यहाँ इनग्वाइनल हर्निया की भी स्वेलिंग हो सकती है, तीसरा आपने देखा सोया सेप्सिस की भी स्वेलिंग हो सकती है, चौथा आपने देख लिया कि ये सेफिनस वेरिक्स की वजह से भी यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। सो सेफिनस वेरिक्स इज बेसिकली varicosity of the great saphenous vein in the region of the upper medial thigh। तो वहां पे ग्रेट सेफिनस वेन में वेरिसिस बन जाती है और स्वेलिंग बना देती है। अच्छा जी, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला रनर्स नी, ये क्या होता है कि अगर बहुत स्ट्रेच हो जाए लिगामेंटम पटेले में किसी वजह से, रनिंग में एथलीट्स में है उसके इर्द गिर्द, या नी के ऊपर गिर गया है कोई, या वहां पे इंजरी कोई ऐसी आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो गई है, या सडन एक्सटेंशन की है नी जॉइंट की, तब ये हो सकता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। पटेलर फ्रैक्चर्स, इसकी पिक्चर मैंने लगाई हुई है। फ्रैक्चर किसी वजह से अगर द पेशेंट फॉल्स ऑन द नी, पटेला की फ्रैक्चर हो जाए। अब फ्रैक्चर में ये होता है कि यहाँ पे बड़े ये स्ट्रॉन्ग मसल है ना आपका क्वाड्रिसेप्स, तो इसका जो दो फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है, ये पटेला इसके दो फ्रेगमेंट हो गए, दो पार्ट हो गए। जो अपर फ्रेगमेंट है इसको वो ऊपर पुल कर लेगा, क्योंकि मसल फाइबर है ना, वो इसको ऊपर पुल कर लेगा। तो ऊपर पुल करेगा, ये नीचे वाला नीचे रह जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये जब ऑसिफिकेशन होती है पटेला की, तो ये 2-3 सेंटर से भी हो सकती है ऑसिफिकेशन, ठीक है ना। ये पटेला, जैसा आपको पता है ना, ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर्स जब बनते हैं तो क्या होता है कि बाद में ये ज्वाइन कर देते हैं तो एक बोन बन जाती है, ठीक है। तो अगर ये 2-3 सेंटर से ऑसिफाई करे पटेला और ये ज्वाइन ना करे, तो ये अलहदा एक पटेला के 2-3 पार्ट्स हमें नजर आएंगे। ये तो पिक्चर है ना फ्रैक्चर की, या ये हो सकता है कि ये फ्रैक्चर है, ठीक है, ये तो हमें इसके एजेस नजर आ रहे हैं तो हमें पता है कि ये फ्रैक्चर है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये पटेला है और उसकी 2-3 जगह पे ये बोन्स हैं, तो हम डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे कि ये या तो फ्रैक्चर है, या फिर ट्राईपार्टाइड या बाईपार्टाइड, जो कहते हैं कि दो जगह पे पटेला की ऑसिफिकेशन हो गई है और ये 2-3 सेंटर से हुई है और ये सेंटर्स ज्वाइन नहीं किए, तो एक बोन नहीं बनी, 3-4 बोन्स बन गई है। समझ आ रही है ना आपको? तो पटेला का क्या होता है, या तो फ्रैक्चर हो गया है, वो आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि पेशेंट को इंजरी हुई है तो यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो ये पटेला का फ्रैक्चर है। या फिर क्या है कि अगर इंजरी हुई नहीं हुई और आपने किसी वजह से ये आपने एक्सरे इसका लिया है, किसी और वजह से आप देख रहे हैं कि पटेला के 2-3 पीसेस नजर आ रहे हैं, तो इट मे बी कि वहां पे 2-3 ऑसिफिकेशन सेंटर्स थे और अलग-अलग उन्होंने बोन ऑसिफाई हो गई है और वहां पे ज्वाइन नहीं किए सेंटर्स। एप्सिस रिपीट कर दूं, ओके, सोएस एप्सिस जो है बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम से आता है, एंड वर्टिब्रल कॉलम इज बिकॉज सोएस के पीछे पड़ा हुआ है, तो वहां से सोएस के रीजन में पस जो है अक्यूमुलेट हो जाती है, एंड व्हेन द सोएस मेजर मसल कम्स डाउन नियर इट्स डेस्टिनेशन, जहाँ पे आके वो इंसर्ट होती है लेसिट ट्रोकेंटर में बिहाइंड द इनग्वाइनल लिगामेंट, जब वो नीचे आता है तो पस वहां पे आके सारी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहां पे एब्सेस बना देती है, तो दैट इज दी सोएस एब्सेस। तो सोएस एब्सेस बेसिकली मोस्टली होता ट्यूबरकुलस है, लेकिन किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी एब्सेस बन सकता है, और लेकिन आता ये वर्टिब्रल कॉलम से है। वर्टिब्रल कॉलम से निकलता है, सोएस मेजर मसल में आता है, वहां से पस ट्रिकल डाउन करती है नीचे और इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आके वो कलेक्शन बना देती है। कई दफा सोएस मसल के अंदर भी बना सकती है, लेकिन नीचे भी आ जाती है इनटू द अपर पार्ट ऑफ द थाई रीजन, ठीक है। और वहां पे आके फिर हमें इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि एब्सेस ही है, कोई हर्निया तो नहीं है, कोई वेरेक्स तो नहीं है। अच्छा जी,
एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन, जी मैंने अभी आपको बता दिया कि एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन अगर होती है 3rd और 6th ईयर्स में ऑसिफिकेशन हो रही है 2-3 पार्ट्स में, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट का मतलब यही है कि 2-3 पार्ट्स में अगर ये ऑसिफाई कर रहा है और ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सेंटर्स, तो फिर ये 2-3 पटेला के छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, तो वो फ्रैक्चर नहीं होते। दिस इज एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन ऑफ द पटेला। पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स की बात होगी है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलस, ये आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो मसल है ग्रेसिलस का, इट इज इन द मीडियल कंपार्टमेंट, बड़ा स्लेंडर सा मसल है और इसके कोई खास इतना, अगर इसको हम रिमूव भी कर लें तो इसका कोई खास इतनी इसकी वजह से कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। इट्स नॉट कि ग्रेसिलस नहीं होगा तो उसको कोई एक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, एडक्शन में भी है पावरफुल एडक्टर्स। सो ग्रेसिलस का क्या होता है कि हम इसको रिमूव कर देते हैं अगर हमें फॉर एग्जांपल आर्म में, हैंड में कहीं हमें कोई ऐसा मसल है, कोई हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी वजह से, वहां पे कोई टेंडन ऐसा है जो खराब हो गया, खत्म हो गया और हमें उसकी जगह कोई और टेंडन लगाना पड़ता है, तो वहां हम ग्रेसिलस, यहाँ से ग्रेसिलस को रिमूव करके और वहां हम इसको ले जाते हैं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं इन द आर्म रीजन। अच्छा जी, ग्रोइन ये हमारा हो गया, ये जो क्या बात कर रहे थे हम ग्रेसिलस की, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट मसल, आप कहें कि अगर ये नहीं भी होगा तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोइन पुल की। अब ग्रोइन पुल का क्या है कि ग्रोइन वाला रीजन क्या होता है, इनग्वाइनल रीजन, जहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं मसल्स की, एंटीरियर कंपार्टमेंट की भी और मीडियल कंपार्टमेंट की भी, ठीक है ना। अब ये जो मसल्स हैं किसी वजह से अगर ये इनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्ट्रेन पड़ जाता है इनके ऊपर, तो वो हम कहते हैं ग्रोइन पुल। हालांकि होती ये अटैचमेंट ऑफ मसल्स की वजह से है और ये स्पेशली प्लेयर्स में होती है, इस तरह की जो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो गई या स्ट्रेन हो गई, तो ये ग्रोइन पुल इसको हम कहते हैं, होती ये अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल मसल्स, क्योंकि ये ऊपर ग्रोइन के रीजन में, इनग्वाइनल रीजन में इनकी अटैचमेंट होती है, तो इनको हम ग्रोइन पुल कहते हैं। अच्छा जी, इंजरी टू एडक्टर लॉन्गस राइडर्स बोन, ये क्या होती है एडक्टर लॉन्गस, इट इज ऑन द मीडियल साइड। सो हॉर्सबैक के ऊपर जो राइडर्स जो होते हैं, हॉर्सबैक राइडर्स, उनके ऊपर जब ये बैठते हैं तो एडक्टर लॉन्गस जो है बहुत ज्यादा, आप सोचें, इमेजिन करें कि वो राइड कर रहे हैं तो बार बार एडक्शन होती है, ठीक है ना, लेग्स की एडक्शन होती है, तो एडक्टर लॉन्गस मसल का बहुत ज्यादा काम होता है। तो ये एडक्टर लॉन्गस में कई दफा ऐसे होता है कि इसमें लेसरेशन हो गई, कंट्यूजन हो गया और वहां पे हिमाटोमा बन गया, और बाद में क्या होता है कि वहां पे ऑसिफिकेशन हो जाती है। तो हिमाटोमा जब रिजॉल्व हो गया, फाइब्रोसिस हो गई और वहां पे बाद में ऑसिफिकेशन हो जाती है, तो वहां पे छोटी छोटी बोन्स बन जाती है, तो इसको कहते हैं राइडर्स बोन। दीज आर राइडर्स बोन इन द विद इन द मसल ऑफ एडक्टर लॉन्गस, बिकॉज पहले ये इंजरी हुई है, वहां पे फाइब्रोसिस हो गया और उसके बाद ये बोन डेवलप हो जाती है, वहां पे ऑसिफिकेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं राइडर्स बोन। लोकेशन ऑफ फेमरल वेन, ये मैंने आपको बता दिया था, इंफीरियर टू इनग्वाइनल लिगामेंट, और पल्सेशन आप फेमरल आर्टरी की फील करते हैं बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक टुबर्कल, और उसके इमीडिएटली मीडियल साइड पे आपको मिल जाएगी फेमरल वेन। तो इस लेवल पे उसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं होती। इससे बिल्कुल नीचे मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी, इसकी ट्रिब्यूटरी जो होती है दैट इज ग्रेट सेफिनस वेन। तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसको पेल्पेट करते हैं, दिस इज द मिड रीजन, यहाँ पे फेमरल आर्टरी है, इसके मीडियल साइड पे फेमरल वेन होगी, और यहाँ पे इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है वो ग्रेट सेफिनस वेन है, सेफिनस ओपनिंग की जगह पे। इससे ऊपर कोई ऐसी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट इसकी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको कैनुला डालना चाहें, ग्रेट सेफिनस वेन भी जो है 3 सेंटीमीटर इंफीरियर है, बिकॉज सेफिनस ओपनिंग इज 3 सेंटीमीटर इंफीरियर, फिंगर्स ब्रेथ इंफीरियर, तो जाहिर है इससे ऊपर फिर नहीं होती, तो आप इसको यहाँ पे कैनुला डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें, कैथेटर डाल सकते हैं इफ यू वांट टू रीच द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, रिप्लेस्ड ऑब्चुरेटर आर्टरी, अब दिस कुड बी इन्वॉल्व इन द स्ट्रैंगुलेटेड ऑफ द फेमरल हर्निया। अब रिप्लेस्ड ऑब्चुरेटर आर्टरी का ये है कि ये जो फेमरल आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एज इट क्रॉसेस द इंग्वाइनल लिगामेंट इज द फेमरल आर्टरी, ठीक है ना। इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी तो ये फेमरल आर्टरी होगी, उससे पहले जो है इट इज
एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। अगर आपको याद हो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी, और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो कहाँ से आएगी? अगर आपको याद हो, हमने अभी थोरेक्स कंप्लीट किया है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है इट इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ड्रॉइंग पुल में रिपीट करती हूँ, ये वाला कर दें। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से जब ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, इसकी एक ब्रांच होती है प्यूबिक ब्रांच। ठीक है, अब इसकी भी ब्रांच होती है प्यूबिक, और एक ऑब्चुरेटिव आर्टरी की भी ब्रांच होती है। ठीक है, तो ऑब्चुरेटिव आर्टरी की तो नॉर्मल होती है प्यूबिक ब्रांच, बट समटाइम्स ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की जो ब्रांच है, दिस टेक्स द प्लेस ऑफ दिस ऑब्चुरेटिव आर्टरी की जो प्यूबिक ब्रांच है। तो हम जब हर्निया को हम रिड्यूस कर रहे होते हैं और इसका जो इसका सर्जरी कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कई दफा ऐसे होता है कि ये इसको रिप्लेस कर देती है, कई दफा ये एसेसरी होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो इस एरिया में जब भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली हर्नियाज के लिए, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वी शुड नो कि यहाँ पे ये ब्रांच भी हो सकती है। ये जो एक्सेसरी ब्रांचेस के पढ़ने का मकसद क्या होता है कि यू शुड हैव इन माइंड कि व्हेन यू आर डूइंग सर्जरी, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच हो सकती है, एक्सेसरी ब्रांच, इट इज पॉसिबल दैट इट इज देयर। तो आप जब भी फेमरल हर्निया पर्टिकुलरली इस एरिया में फेमरल हर्निया ज्यादा होता है, तो जब भी उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं और आप इसको जब स्ट्रैंगुलेट अगर ये हो रहा है और आपने उसको कोशिश करनी है कि आप किसी तरह रिड्यूस करके इसको आप बंद कर दें, तो यहाँ सर्जरी जब आप कर रहे हैं तो इसकी ये एक्सेसरी, ये जो प्यूबिक ब्रांच है, इसको आपने माइंड में रखना है, ताकि ये ना हो कि इसको आप कट कर दें, ये यहाँ से फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और ये पढ़ने का मकसद भी यही होता है कि इस जगह पे आप जब सर्जरी करें तो आपको पता हो, आपकी ये नॉलेज में हो कि यहाँ पे ये एक्सेसरी ब्रांच ऑफ एक्सेसरी प्यूबिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो सकती है। 20% लोगों में होती है, 20% इज अ लार्ज नंबर, तो बहुत सारे लोगों में ये हो सकती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी, रिप्लेस्ड आर्टरी ये तो हो गया। इट मे बी इन्वॉल्व इन द स्ट्रैंगुलेटेड फेमरल हर्निया। लेसरेशन ऑफ फेमरल आर्टरी, लेसरेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर इसकी लेसरेशन हो जाए तो आपने इसको स्टॉप कैसे करना है। आपने मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन के बिल्कुल नीचे अपना थंब रखना है फॉर 10 मिनट्स बाय द क्लॉक, और आपने फिर उसको क्या करना है कि आपने उसको लाइगेट करना है, या फिर अगर आप दूसरी बात यह है कि आप उसको बंद कर सकते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फेमरल हर्निया जिस तरह है लेसरेट हो गई है, तो आपको अगर ये डर है कि फेमरल हर्निया जहाँ फेमरल सॉरी आर्टरी जो है जहाँ जहाँ सप्लाई करिए वो कहाँ से आएगी ब्लड सप्लाई, तो एक यहाँ पे होते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस होता है, एक यहाँ पे ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस होता है। ठीक है, तो ये एक और भी एनास्टोमोसिस होता है जो परफोरेटिंग आर्टरीज का होता है। पता नहीं आपने अभी पढ़ ली है एनास्टोमोसिस या नेक्स्ट आपके उसमें होंगे। परफोरेटिंग आर्टरीज जो है प्रोफंडा फेमरस की, उसके दरमियान एनास्टोमोसिस होता है। ये जो एनास्टोमोसिस पूरी लैडर है एनास्टोमोसिस की, सबसे ऊपर ट्रोकेंटेरिक होता है, उसके नीचे क्रूशिएट होता है, उसके नीचे ये परफोरेटिंग आर्टरीज का होता है। तो ये एनास्टोमोसिस के थ्रू, एनास्टोमोटिक आर्टरीज के थ्रू, इतने बड़े जो एनास्टोमोसिस है उनके थ्रू blood reaches the lower part of the thigh and the leg region also। ठीक है, तो लेसरेशन जब हो जाती है तो फिर इस तरह ब्लड जो है वो नीचे पहुंच जाता है। एडक्टर मसल्स एंड सेरेब्रल पाल्सी। अब सेरेब्रल पाल्सी जो है एक डिजीज है ऐसी जो बाय बर्थ होती है, और इसमें कई दफा या तो बिल्कुल ही लूज लैक्स मसल होते हैं, जो बेबी होता है वो बिल्कुल मसल्स का टोन नहीं होती, मसल में टोनलेस होती है, या फिर ये होता है कि किसी एक रीजन में स्पास्टिक मसल हो जाते हैं। अब ये जो स्पास्टिक मसल होता है, फॉर एग्जांपल एडक्टर मसल है, इसमें स्पास्टिसिटी आ गई है इतनी ज्यादा कि उसको हमें रिमूव करने की कोशिश करने की वो पेनफुल भी हो जाती है, तो टेनोटमी करनी पड़ती है। टेनोटमी का क्या मतलब, उसका टेंडन को हम फिर कट लगाते हैं, इंसाइज करते हैं इसको, और दूसरा हम क्या करते हैं, इट डिवाइड्स द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, क्योंकि ऑब्चुरेटर नर्व वहां पे सप्लाई कर रही होती है ना, तो इट का ओवरकम्स द स्पैज्म ऑफ द मसल।
और स्लो रिकवरी, या तो एंड परमिट्स द स्लो रिकवरी। अगर इतनी ज्यादा उसमें स्पैज्म आ गया है कि वो पेनफुल हो रहा है बेबी के लिए या पेशेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं कि एंटीरियर डिवीजन को हम काट देते हैं, क्योंकि दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्स्टेट्रेटर नर्व इज द नर्व व्हिच इज सप्लाइंग द एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल। तो हम ये क्या करते हैं कि इसकी टेनोटमी करते हैं और इसको हम इसकी या तो नर्व सप्लाई रिमूव कर देते हैं या मसल को हम एज सच इसका टेंडन वो कर देते हैं ताकि इसकी स्पास्टिसिटी खत्म हो जाए। अच्छा, स्वेलिंग से पहले मैं ये, आप क्या चाह रहे हैं, ग्रोइन पुल। अच्छा जी, ग्रोइन पुल में क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रेचिंग या स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स होते हैं। स्ट्रेचिंग होती है या स्ट्रेन होती है उसके टेंडन में, मसल्स की जहाँ पे अटैचमेंट है। अटैचमेंट मोस्टली एंट्रोमीडियल साइड की अटैचमेंट कहाँ पे होती है, आपकी हिप रीजन में होती है, फेमरल के अपर पार्ट में होती है, हिप के लोअर पार्ट में इंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन है, नीचे प्यूबिक बोन है, वहां इसकी अटैचमेंट होती है। और मसल्स जब इनकी जो मसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा जब स्ट्रेच होते हैं और ये पुल करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इन ये अपनी एरिया ऑफ अटैचमेंट से इसकी स्ट्रेचिंग होती है और पुलिंग होती है। तो वहां जब इनकी होती है तो वहां पे स्ट्रेन पड़ जाता है, वहां पे वो जो जगह होती है वहां पे पेनफुल हो जाती है वो ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग। तो इसको हम कहते हैं ग्रोइन पुल। तो ग्रोइन पुल इसलिए कहते हैं, वो उस रीजन को हम ग्रोइन कहते हैं। तो ये नहीं है कि ग्रोइन कोई हमें एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये ग्रोइन की पुल इसलिए होती है कि मसल यहाँ पे अटैच है और मसल की स्ट्रेचिंग हो गई है, तो वहां पे इसलिए पेन होती है। वो पुल हमें जो होती है वो पेन पेशेंट को फील होती है, दैट इज द ग्रोइन पुल। तो स्पेशली जब एथलेटिक पेशेंट्स आए, ऐसा पेशेंट आए जो गेम्स में बहुत इन्वॉल्व हो और यहाँ पे उसको अगर पेन हो रही है, तो इट कुड बी ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ दीज मसल्स। तो इस वजह से ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द ग्रोइन पुल। ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट differential diagnosis does not exactly come in your syllabus, लेकिन ये है कि ये आपसे पूछा जा सकता है जरूर कि स्वेलिंग है इनग्वाइनल रीजन में, ठीक है ना। साथ आपको हिस्ट्री दे देंगे, साथ आप यूजुअली फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में भी डायग्नोसिस ही बता देते हैं कि डायग्नोज कर दिया डॉक्टर ने कि जी अब स्वेलिंग थी इनग्वाइनल रीजन में और सोएस एब्सेस है, ठीक है। वरना हो सकता है कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो आपसे पूछ भी ले कि हो सकता है कि अगर ये दिस इज नॉट सोएस एब्सेस तो और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि if we have a swelling, if a patient has a swelling in the inguinal region, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इनग्वाइनल हर्निया हो, ठीक है, स्वेलिंग है ना वहां पे, तो इनग्वाइनल रीजन में तो इनग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, फीमोरल हर्निया भी हो सकता है। इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फीमोरल हर्निया इज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इनग्वाइनल हर्निया इज अबव एंड लैटरल, अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। इनग्वाइनल हर्निया अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, फीमोरल हर्निया बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि हर्निया का हम बेस देखते हैं कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। इस हर्निया की, फीमोरल हर्निया की स्वेलिंग तो हमें मीडियल साइड पे मिलेगी क्योंकि सेफनस ओपनिंग मीडियल साइड पे है और वो मीडियल आ रहा है। मैं आपको दोबारा इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। सो देखें यहाँ पे ये दिस इज द बेस, यहाँ से ये एंटर हुआ है, स्वेलिंग आपको मीडियल साइड पे मिलेगी। तो आपको ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको तो ये नजर आएगा, तो आप कहेंगे ये तो बिलो एंड मीडियल है। ये बात नहीं होती, आपने बेस देखनी होती है कि इट इज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल इस साइड पे है तो ये बिलो एंड लैटरल टू, तो बेस आप देखते हैं कि जो भी स्वेलिंग हर्निया अगर है, हर्निया को डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, तो इनग्वाइनल हर्निया इज अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ये दोनों आप डिफरेंशिएट करेंगे। फिर सेफनस वेरिक्स को आप करेंगे। वेरिक्स की वैसे तो ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करें, उसको हाथ लगाएं तो पता चल जाता है, क्योंकि वेरिक्स जो है उसमें आपको पता चल जाएगा ब्लड वेसल है और वेरिकोसिटीज उसके लोअर लिम्ब में, लेग में भी होंगी और वो मीडियल साइड पे वेरिकोसिटीज जा रही होंगी ऊपर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज सेफनस वेरिक्स, ये तो वेरिकोसिटीज है। एंड लार्ज इनग्वाइनल लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो होगा
हो सकता है वो इनलार्ज हो, क्योंकि इस एरिया में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, डीप भी होते हैं, डीपर साइड पे। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो सकता है। वो आप हाथ लगा के फिर आप पैल्पेट करते हैं उसको, ठीक है, तो आप उसको, हो सकता है वो आपको फर्म लगे या हो सकता है आपको हार्ड लगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। प्लस इन्फेक्शन की कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, पाँव में, लेग में इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से ये लिम्फ नोड इनलार्ज हो गया। सोएस एब्सेस मैंने आपको बता दिया, ट्यूबरकुलस हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री होगी ट्यूबरकुलोसिस की, प्लस उसको जो वर्टिब्रल कॉलम में पेन होगी, आप एक्सरे कराएंगे तो आप वहाँ उसको ट्यूबरकुलस जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आप देख सकते हैं, उसका पता चल जाता है कि वर्टिब्रा जो है वो खराब हुआ है, तो हो सकता है ये सोएस एब्सेस हो। और एब्सेस का तो वैसे भी एब्सेस पेनफुल होता है, रेड इन्फ्लेम्ड होता है। एन्यूरिज्म ऑफ द फेमरल आर्टरी का एन्यूरिज्म भी हो सकता है। व्हाट इज एन्यूरिज्म? डायलिटेशन ऑफ, एब्नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ पार्ट ऑफ द आर्टरी। और ये ट्यूनिका मीडिया, आपको मैंने बताया था लेयर्स होती हैं आर्टरी की, तो ट्यूनिका मीडिया जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तो एन्यूरिज्म होता है, आर्टरी डायलेट हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो फेमरल आर्टरी की अगर डायलिटेशन इस जगह पे हो जाए तो वो भी स्वेलिंग करेगी। पर इसमें क्या है, इसमें आपको पल्सेशंस पता चले। एन्यूरिज्म का टिपिकल क्या है कि पल्सेशंस होंगी, आर्टरी है ना, तो यू कैन फील द पल्सेशंस। ये तो खैर ये है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन द थिंग इज कि क्वेश्चन जब आता है ना, तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यूजुअली बता दिया जाता है, लेकिन कई दफा पूछ भी लेते हैं कुछ 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको क्या डायग्नोज करेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। स्वेलिंग है बिलो द इन्वाइनल लिगामेंट और इन द रीजन ऑफ इन्वाइनल एरिया, और फीमेल पेशेंट है, बिलो इन लैटरल है, तो आप कहेंगे जी फीमेल है, फेमोरल हर्निया हो सकता है, ठीक है। तो आपके माइंड में इस तरह की आपको पॉइंटर्स देते हैं, तो साथ आपको पता चल जाता है। तो ये आपको इसीलिए आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ जी फेमोरल हर्निया ज्यादा फीमेल में होता है। सेफनेस वेरिक्स होगा तो ऐसा पेशेंट होगा जो लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड उसका खड़े होने का काम है, वेरिसेस बनी हुई है, तो हो सकता है ये सेफनेस वेरिक्स ही हो। एनलार्ज इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड है तो कोई इन्फेक्शन हुई हुई है लोअर पार्ट ऑफ द लेग में और फिर ये लिम्फ नोड एनलार्ज हो गया है सराउंडिंग एरिया में। सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड टिपिकली सिर्फ लेग से ड्रेन नहीं करते, ये पेरिनियल एरिया को भी ड्रेन करते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया उसको भी ड्रेन करते हैं, तो वहां पे भी देखना है कि वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सो ये सारी चीजें माइंड में रखते हैं। सोएस एब्सेस का आपको मैंने बता दिया कि ट्यूबरकुलस हिस्ट्री होगी, एन्यूरिज्म जो है उसमें टिपिकली पल्सेशंस फील होगी। तो स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ द इन्वाइनल एरिया में ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है कि इट कुड बी एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी आज की, दिस इज द पटेलर एब्सेस। ये मैंने आपको फेमरल आर्टरी का बताया कि कैसे आपने ढूंढनी है, इसकी लोकेशन क्या है, पेल्पेट कैसे करेंगे, इसको कैनुलेट करना है कैसे करना है, और इसी से आप फेमरल वेन कर सकते हैं। पहले फेमरल आर्टरी को करेंगे और उसके मीडियल साइड में फेमरल वेन है। हर्निया की बात होगी, स्वेलिंग ऑफ द इन्ग्वाइनल रीजन की बात होगी, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है पटेलर रिफ्लेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इट टेस्ट दी स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2-3-4 जहां से फेमरल नर्व आती है विच सप्लाइज द क्वाड्रिसेप्स। और जर्क कैसे जर्क करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा राइडर्स बोन्स, ये छोटी छोटी चीजें तो पूछी जा सकती हैं। फेमरल वेन कैथेटराइजेशन, पटेलर फ्रैक्चर हो गया, चलो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो बेसिकली एंटीरियर मीडियल रीजन ऑफ थाई में जो सॉफ्ट टिश्यू की जो है अप्लाइड एनाटॉमी वो ये है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्चर फीमर, वो भी एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो नेक्स्ट में करेंगे। लेसरेशन ऑफ फेमरल आर्टरी, लेसरेशन ऑफ फेमरल आर्टरी का मतलब ये है कि अगर वो लेसरेट हो गई है किसी वजह से और वहां पे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है ना, तो फेमरल आर्टरी की अगर ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज द मेन आर्टरी गोइंग टुवर्ड्स द लोअर लिम्ब। तो क्या है कि फिर आपने फेमरल आर्टरी की एक तो ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, तो मैंने आपको बताया कि आप मिड पॉइंट बिटवीन इंटीरियर superior iliac spine एंड pubic tubercle के मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन में नीचे जाके जस्ट बिलो आप थंब प्रेस करेंगे फॉर 10 मिनट्स बाय द क्लॉक, और उसको आप स्टॉप कर देंगे ब्लीडिंग को। लेकिन जो कोलैटरल सर्कुलेशन है वो होती है डेवलप थ्रू cruciate anastomosis, trochanteric anastomosis and anastomosis of the perforating arteries, जो ब्रांचेस हैं प्रोफंडा फेमरस की।
तो ये एक पूरी चेन है, अभी हमने शायद नहीं पढ़ी, हमने शायद नेक्स्ट उसमें पढ़नी है, सब स्टेज में मैं देख लूंगी। तो ये जो पूरी इनास्टोमोसिस है, इसके थ्रू ब्लड रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द थाई एंड द लेग आल्सो। तो ये पहुंच जाती है इसमें, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। परेशान ऑब्वियसली वो ये होता तो है कि आपने फेमरल आर्टरी को उसको आपने उसको रिपेयर करना है, या किसी वजह से अगर वो रप्चर नहीं भी हुई, आपने लाइगेट की है फेमरल आर्टरी किसी वजह से, तो वहां से जो कोलैटरल सर्कुलेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रोकेंटेरिक, क्रूशिएट और परफोरेटिंग आर्टरीज के, उसके थ्रू ब्लड रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब आल्सो। सो दिस इज अबाउट द लेसरेशन ऑफ फेमरल आर्टरी। ये कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है, लेसरेशन अगर होगी। और क्या कोई आप पूछना चाहें तो? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो जो आपको? डायग्राम्स, यस, डायग्राम्स, डायग्राम्स, डायग्राम्स में आपको बताती हूँ मैं। इसकी ना मैं भेज देती हूँ आपको पिक्चर, पता नहीं मैंने भेजी है कि नहीं अली को। मैं आपके बीआर को ना मैं अभी भेज देती हूँ। इसका कोर्स वगैरह मैंने आपकी जो स्केड्यूल बनाया ना, उसमें पेजेस लिख दिए हैं, बिकॉज यू आर सो, आप आखिरी कल सब स्टेज हो रही होती है और आप पूछ रहे होते हैं अनमैन्ड कोर्स क्या है, तो मैंने पेजेस लिख लिए हैं। प्लीज उस वो पेजेस को फॉलो करें जो हैं, ठीक है, और वो आपके सब स्टेज कवर होगी। और उसी के साथ जो है, जो पूरा एक टेबल बना हुआ होगा, उस टेबल में राइट साइड पे डायग्राम के नंबर लिखे हुए हैं, और डायग्राम के जो नंबर हैं मैं अभी आपको दे देती हूँ। इनफैक्ट वी हैव अ फ्यू मिनट्स, तो मैं देखती हूँ अगर मैंने, मेरा ख्याल है मैंने अली को भेजा था। लेट मी सी, मैंने लो लिंक का मेरा ख्याल है नहीं भेजा हुआ, मैं आपको भेज दूंगी। और इसमें डायग्राम्स जो है ना, वो डायग्राम्स में आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं। आई सेंड द जो भी इसका टेबल है ना, कि आपको कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, तो आपको पता चल जाएगा। वो आप अभी हमारे पास टाइम है, 13th को हमारी सब स्टेज है ना, तो वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो? वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। रिपीट सेफनस वेरिंग्स, ठीक है। सेफनस वेरिक्स, वेरिक्स इज सिंगुलर फॉर वेरिकोसिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी वेरिसेस जो है वो डेवलप होंगी ग्रेट सेफनस वेन में, अगर वेरिकोसिटी डेवलप हो जाती है, वहां पे वाल्व जो है वो इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और वहां पे डायलिटेशन हो गई है वेन की, तो वहां पे सेफनस वेरिक्स एक जगह पे डायलिटेशन हुई है, तो वहां पे एक स्वेलिंग बन जाएगी, वो दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन, अपर पार्ट, और ये इसको हम कहते हैं सेफनस वेरिक्स। तो वहां पे स्वेलिंग होगी, तो जब पेशेंट उस स्वेलिंग के साथ आएगा, तो आप फिर आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये फेमरल हर्निया तो नहीं है, इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है, एब्सेस तो नहीं है, enlarged inguinal lymph node तो नहीं है, ठीक है। तो ये एनीवे ये सेफनस वेरिक्स का मतलब क्या है कि ये वेरिकोसिटी डेवलप हो गई है इन दी ग्रेट सेफनस वेन। ये है जो आपकी सेफनस वेरिक्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, आपने जो डायग्राम करने हैं ना, उनमें जिस तरह अभी मुझे याद आ रहा है, आपने एक तो ये करना है, फेमरल आर्टरी नजर आ रही है, एंटी आर्टरीज ऑफ एंटीरियर एंड मीडियल थाई 5.29 मेरे पास है, हो सकता है नंबर फर्क हो आपके उसमें। तो आर्टरीज और जो फेमरल आर्टरी है उसकी आपने करनी है डायग्राम, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज,
क्यूटेनियस नर्व सप्लाई और उसके अलावा डर्मेटोम्स, ये आपने करने हैं जरूर, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, डर्मेटोम्स ये बनाने को आते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज ये बनाने को आ सकता है। फेमरल आर्टरी की जो डायग्राम है उसमें एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू ये दिखाया हुआ है, ये आ सकता है आपको बनाने के लिए, तो ये आप जरूर बना लें। इससे आगे वाला पोर्शन ग्लूटियल का, ग्लूटियल तो अभी हमने स्टार्ट करना ही नहीं है, तो ये वाले डायग्राम आप बना लें, ठीक है। ये और ये मेरे ख्याल है मैंने उसमें भी लिखे होंगे। सो आई रिपीट अगेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज का डायग्राम, डर्मेटोम्स का, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई का, फेमरल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें जो डायग्राम आते हैं उसमें जितने व्यूज होते हैं ना वो आपको सारे बनाने होते हैं कि एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, जितने भी व्यूज होते हैं वो आपको दिखाने होते हैं। ये नहीं है कि आपने एक व्यू दिखा दिया और वो इट डजंट रियली हेल्प। तो अभी तो मेरे पास बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर, वीनस लिम्फेटिक, डर्मेटोम, यस क्यूटेनियस नर्व, एग्जैक्टली ये आपने बनाने। अब ये 113 आहिस्ता आहिस्ता आप लोग निकलते चले जा रहे हैं। टोटल पता नहीं शुरू में कितने बच्चे थे आप लोग, अभी 113 है, 114 थे थोड़ा सा पहले। तो एनीवे द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, तो 2 मिनट हैं। कोई अगर आपके पास कोई चीज, कोई कोई क्वेरी माइंड में रह जाता है तो बता दें, वरना हम खत्म करें। तो ये आपकी एंटीरियर मिडिल साइड ऑफ थाई की अप्लाइड एनाटॉमी हो गई है। अब जो नेक्स्ट एक आपका लेक्चर रह गया वो फ्रैक्चर फीमर का रह गया, और गेट है। गेट के क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे, छोटा सा पोर्शन है गेट का, वो एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद वी हैव द होल ऑफ नेक्स्ट वीक, तो उसमें अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो बता दें, वी विल रिपीट, वरना अभी तो ये थोड़े से लेक्चर्स हैं वो करेंगे हम। why this occurs mostly in long time standing individuals में ये होता है कि वेल्व जो है ना, जाहिर आप खड़े हैं तो ग्रेविटी की वजह से वेल्व ज्यादा काम कर रहे हैं, वो मसल्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मसल की कंट्रैक्शन के साथ जो है वो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है ना। मसल कंट्रैक्ट करता है, मस्कुलोवीनस पंप होता है ना, तो मसल जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड को ऊपर पुश करता है और फिर वेल्व बंद हो जाते हैं, तो ब्लड वापस ग्रेविटी की वजह से पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। अब किसी वजह से, डिजीज की वजह से या बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, वेल्व्स इतने काम कर चुके होते हैं कि वेल्व जो है दे स्टॉप वर्किंग। व्हेन दे स्टॉप वर्किंग तो क्या होता है कि ये ऊपर जो ब्लड ऊपर जा रहा है वहां से फिर बिकॉज द वेल्व्स आर नॉट वर्किंग, द ब्लड इज गोइंग टू बी पुल्ड बैक, ग्रेविटी की वजह से वापस आ जाएगा नीचे, तो पूलिंग हो जाएगी आपके लोअर लिम्ब में। जब ये पूलिंग हो जाती है तो जो वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो डायलेट होना शुरू हो जाती है। कूलिंग हो गई है, ऊपर ब्लड जा नहीं रहा, जो वेल्व्स हैं वो काम नहीं कर रहे, ब्लड को ऊपर पुश करते हैं वो वापस आ जाता है बिकॉज द वेल्व्स आर नॉट वर्किंग। सो ये जब कूलिंग हो जाती है ब्लड की तो वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, और ये डायलिटेशन जो है ये हमें नजर आती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट में यही होता है कि बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो खड़े हैं, ब्लड नीचे पूल हुए चले जा रहा है, या तो वो हिलजुल ज्यादा नहीं कर रहा है, खड़ा है, और या कर भी रहा है, तो वेल्व्स हैव टू वर्क सो मच कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से होता है। अभी थॉरेक्स की चेक नहीं हुई, नहीं, थॉरेक्स के एससीक्यूज थोड़े से रहते हैं, जस्ट लाइक एग्जैक्टली वेरिकोज वेन ट्रांसप्लांट सर्जन में हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हुक्स खड़े रहते हैं उनके हो सकते हैं, कोई भी ऐसी जो स्पेशली ये जो आप देखते हैं, ये जो सेल्समैन होते हैं खड़े हैं दुकानों के ऊपर, सारा सारा दिन खड़े हैं सुबह से लेके शाम तक, तो उनमें भी हो सकता है। तो एनी जो जॉब है जिसमें खड़े होने का काम है बहुत ज्यादा, उसमें वेरिकोसिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो ये these are basically due to incompetent valves of the veins, ठीक है। ओके, आज का हमारा खत्म हुआ, सो टेक केयर, खुदा हाफिज फॉर नाउ।